हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अज़रबैजान और आर्मेनिया का वॉर, जो पिछले 1 महीने से चल रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं इन दोनों देशों के हिस्ट्री में कैसे रिलेशन रहे हैं, और हिस्ट्री में इन्होंने अगर कोई वॉर लड़ा है तो उस वॉर के बारे में जानने वाले हैं। और फिर अभी जो वॉर चल रहा है उस वॉर का इस दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और फिर ये वॉर अगर ख़त्म होगा तो कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा, सब कुछ आज जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये आर्मेनिया और अज़रबैजान का। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान और एक समुद्र है जिसका नाम है कैस्पियन सी। तो अगर हम बात करें अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान के नॉर्थ में रसिया है, ईस्ट में कैस्पियन सी है और वेस्ट में आर्मेनिया है, और जबकि साउथ में ईरान है। अगर बात करें हम अब आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया के नॉर्थ में जॉर्जिया है और टर्की का कुछ रीजन, ये वाला रीजन जो है वो टर्की है आर्मेनिया के नॉर्थ वेस्ट में, और पूरा का पूरा वेस्ट रीजन जो है वो टर्की है। फिर ये ईरान के साथ भी कुछ बॉर्डर शेयर करता है आर्मेनिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा रीजन आर्मेनिया ईरान के साथ शेयर करता है। अभी जो वॉर चल रहा है, अगर हम इस वॉर का मोटा मोटा सा देखें तो क्या है रीजन, तो ये जो रेड जोन देख रहे हैं और आप, और ये जो ऐसे करके ये जो रीजन है ये सारा का सारा अज़रबैजान का जुरिस्डिक्शन में है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये सारा का सारा रीजन अज़रबैजान का है, बट अभी इस पे आर्मेनिया ने कब्जा करके रखा है 1994 से। अभी ये आर्मेनिया की जुरिस्डिक्शन में आता है और आर्मेनिया इस पे रूल करती है। जो अज़रबैजान में रहने वाले लोग हैं उसमें 91% से ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं। वो सारे के सारे अज़रबैजान मूल के लोग हैं जो कि टर्की से आए हुए हैं, और आर्मेनिया में रहने वाले लोग जो है वो आर्मेनियन मूल के हैं, और जिसमें से 94% से अबव लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अज़रबैजान और आर्मेनिया की पास्ट के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब वर्ल्ड वार पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि 1918 की। 1918 में उस समय 3 अंपायर यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलेगा। एक रशियन अंपायर, दूसरा ऑटोमन अंपायर और तीसरा पार्सियन अंपायर। चूँकि उस टाइम वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत ब्रिटिश अंपायर का भी यहाँ पे इंटरफेयर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे मैप में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मेनली 3 कंट्री है आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। एक है जॉर्जिया, दूसरा है अज़रबैजान और तीसरा है आर्मेनिया। तो ये जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया तीनों का तीनों कंट्री जो है वो रशियन अंपायर, ऑटोमन अंपायर और पार्सियन अंपायर, ये जो ईरान वाला रीजन है ये पार्सियन अंपायर का हिस्सा हुआ करता था। ये तीनों के तीनों अंपायर के रीजन में आते थे ये 3 कंट्री। कुछ भाग आर्मेनिया का जो था वो ऑटोमन अंपायर के पास था वेस्ट से, और ईस्ट वाला जो था वो रसिया के पास था। इसी तरह से तीनों कंट्री थे। कैस्पियन सी जो है वो अज़रबैजान के साइड में है। यहाँ पे एक बात कंफ्यूज नहीं कर कि जो आर्मेनिया है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके नेबर में कोई भी, इसके बॉर्डर पे कोई भी सी नहीं है, ना ही कोई कैस्पियन सी है, ना ही कोई ब्लैक सी है, कोई भी सी नहीं है। ये एक लैंडलॉक है पूरी तरह से। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होने वाला था, यानी कि 1918 में, उससे कुछ समय पहले रशियन अंपायर वर्ल्ड वार फर्स्ट से अलग हो गया था। ऑटोमन अंपायर वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत बुरी तरह से हार गया था, जिसकी वजह से वो भी कोलैप्स कर गया, वो भी गिर गया। जब रसिया वर्ल्ड वार फर्स्ट से अलग हुआ था, उस समय रसिया में एक रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसका नाम था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की वजह से रसिया में सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो वहाँ जार का शासन था उसे हटा दिया गया और बोल्शेविक। उसी वक्त रसिया से बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री आज़ाद हुए थे। उसी में ये 3 कंट्री थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। जॉर्जिया ने अपना इंडिपेंडेंट 26 मई को घोषित कर दिया। अज़रबैजान और आर्मेनिया उसके 2 दिन के बाद एक साथ आज़ाद घोषित कर लिए गए 28 मई 1918 को। हालांकि इस तीनों कंट्री पे रशियन अंपायर जब बाद में यूएसएसआर बनती है तो फिर से इस तीनों कंट्री पे कब्जा कर लेती है, यानी कि इन तीनों कंट्री को रिकन्क्वेस्ट कर लेती है। जब अज़रबैजान और आर्मेनिया अलग हुए, जैसे ही अलग हुए, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी
वॉर हुई थी, जिस वॉर का नाम है अर्मेनिया अजरबैजान वॉर। वो वॉर 1918 यानी कि जब रशियन अम्पायर से अर्मेनिया और अजरबैजान अलग हुए थे उस टाइम से लेकर के 1922 तक, जब दोबारा रसिया और अजरबैजान को रिकन्क्वेस्ट कर लिया गया, यानी कि दोबारा जीत करके अपने में मिला लिया गया यूएसएसआर के द्वारा, तब तक ये वॉर चलता रहा। तो आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में कि आखिर क्या हुआ था इस वॉर में और क्यों लड़े थे ये वॉर। इस वॉर लड़ने के पीछे हमें दो रीजन समझ में आता है। पहली रीजन तो ये है कि जो अर्मेनियन लोग थे, जो अर्मेनियन मूल के अर्मेनियन इथनिक लोग थे, यानी कि जो अर्मेनियन लैंग्वेज बोलते थे और जो क्रिश्चियन थे, वो कुछ अजरबैजान के पास कुछ ऐसे टेरिटरी थे जहाँ पे अर्मेनियन मूल के लोग ज़्यादा रहते थे। अर्मेनियन लोग वहाँ पे रहने में कंफर्ट नहीं फील कर रहे थे क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम कंट्री थी। अजरबैजान में रहने वाले ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। इसके वजह से वो हमेशा से एक प्रोटेस्ट करते थे अजरबैजान के खिलाफ और वो अर्मेनिया में मिल जाना चाहते थे। तो ये प्रोटेस्ट हमेशा चलता रहता था और ये प्रोटेस्ट शुरू में तो इतने ज़्यादा हिंसक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे 1918 जब ये दोनों देश आज़ाद हो गए, फिर जा कर के ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। यानी कि जो जहाँ पे अर्मेनियन लोग कम थे, माइनॉरिटी थे, वहाँ पे अजरबैजानी लोग अर्मेनियन लोग को मार देते थे, उनके साथ रेप कर देते थे, वहाँ पे उसको भगा दिया जाता था वहाँ से। तो ऐसे करके टेंशन शुरू हो गया। पहली बात तो ये कि वहाँ पे अजरबैजान और अर्मेनियन दो अलग अलग मूल के लोग थे, इस वजह से लड़ाई होती थी। और दूसरी ये थी कि एक अपने आप को क्रिश्चियन कहता था जिसका अपना एक अलग ही सेट ऑफ लाइफ था, जो दूसरा था वो क्रिश्चियन था जिसका अपना अलग ही सेट, जो अजरबैजानी मुस्लिम थे उनका अपना एक अलग ही लाइफ स्टाइल था। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं करता था और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती रहती। इस वॉर के हमें दो फेज देखने को मिलते हैं। पहली, जब 1918 से 1919 यानी कि ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वार भी कंटिन्यू था। और दूसरा टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमें 22 मार्च 1920 से 28 नवंबर 1920 तक। जो फर्स्ट वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़े थे। अर्मेनिया ने भी यहाँ पे बहुत सारे जो रीजन है अजरबैजान का उसको कन्क्वेस्ट करा था और अजरबैजान ने भी कहीं ना कहीं अर्मेनिया के बहुत सारे जगहों को कन्क्वेस्ट करा था। इस वॉर में दो अंपायर और लड़ रहे थे, एक ब्रिटिश अंपायर था, दूसरा ऑटोमन अंपायर था। ऑटोमन अंपायर और ब्रिटिश अंपायर के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ी जंग रहती थी। अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ ब्रिटिश अंपायर था और उधर से ऑटोमन अंपायर थे। दूसरा टाइम पीरियड जो है वो 1920 वाला जो है, 1920 में मेनली अर्मेनिया और अजरबैजान का आपस का लड़ाई नहीं था। ये लड़ाई होता था अर्मेनिया और अजरबैजान का सोवियत यूनियन से, यानी कि दोनों एक साथ नहीं लड़ रहे थे। अर्मेनिया और अजरबैजान एक साथ नहीं लड़ रहे थे। पहले सोवियत यूनियन ने अजरबैजान पे अटैक करा। उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था, जो सोवियत यूनियन नया नया भी बना था उसके पास ऑयल फील्ड नहीं थे, जबकि अजरबैजान एक ऑयल फील्ड वाली कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल है। इस वजह से जो सोवियत यूनियन के रूलर लेनिन था वो चाहता था कि अजरबैजान उसका हिस्सा हो जाए, उसके देश में आकर के मिल जाए, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इस वजह से सोवियत यूनियन ने अजरबैजान पे अटैक करा। अटैक करके पूरी तरह से इसको जीत लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया था वहाँ पे अर्मेनियन लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस वजह से जो सोवियत यूनियन की रेड आर्मी थी, जो लेनिन की आर्मी थी, उसे रेड आर्मी कहा जाता था उस टाइम में। तो जो सोवियत यूनियन की रेड आर्मी थी वो धीरे धीरे अर्मेनिया में एंटर कर गई और अर्मेनिया को भी पूरी तरह से जीत लिया गया। जैसे ही सोवियत यूनियन की आर्मी अजरबैजान में एंट्री लिया, अजरबैजान के जो रूलर थे उस टाइम के वो डर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। बट वहाँ के जो सैनिक थे, वहाँ के जो लोग थे, वो अपने इंडिपेंडेंट को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते थे। वो रेड आर्मी के साथ लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने रेड आर्मी के साथ एक जंग लड़ी थी जिसमें तकरीबन 20,000 सोल्जर्स मारे गए थे। अभी अजरबैजान को आज़ाद हुए 23rd मंथ भी नहीं हुआ था कि यूएसएसआर ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। अब अगर बात करें हम अर्मेनिया की, तो जो रेड आर्मी थी वो धीरे धीरे नागोर्नो काराबाख वाले रीजन होते हुए अर्मेनिया में
एंट्री करती है। और फिर आर्मेनिया में, तो बात करते हैं अब आर्मेनिया और अज़रबैजान की वॉर की, जो 1918 से 1922 तक चला था। जैसे ही आर्मेनिया और अज़रबैजान रशियन अम्पायर से आज़ाद हुए, ये दोनों आपस में लड़ने लगे और इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि इसे, तो जैसे ही आर्मेनिया और अज़रबैजान अलग हुए थे रशियन अम्पायर से, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जो 1918 से 1922 तक चला था। 1918 आपको याद होगा वो टाइम पीरियड है जब आर्मेनिया और अज़रबैजान आज़ाद हुई थी। मैं बता दूं कि 1922 वो टाइम पीरियड है जब यूएसएसआर ने, यानी कि जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, उसने फिर से इस तीनों कंट्री पे कब्जा कर लिया था और तब जाकर के ये युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हुआ। तो ये युद्ध जो है वो मेनली दो टाइम पीरियड में लड़ा गया था। एक तो 1918 से 1919 तक, 30 मार्च 1918 से 10 अगस्त 1919 तक। दूसरा टाइम पीरियड है 22 मार्च 1920 से लेकर के 28 नवंबर 1920 तक। तो जो फर्स्ट वाला टाइम पीरियड है, आपको याद होगा ये 1918 1919 वही टाइम पीरियड है जब दुनिया में वर्ल्ड वार भी चल रहा था। इस वजह से इस लड़ाई में ब्रिटिश अम्पायर का भी कुछ रोल है। तो जैसे नया नया देश बन रहा था आर्मेनिया और अज़रबैजान, अभी आज़ादी हुए थे, कि आर्मेनिया चाहता था कि जो नाक्चिवान वाला एरिया है, जो सूसा वाला एरिया है, जो कारावाक वाला एरिया है, वो उसके अंदर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग जो थे वो आर्मेनियन मूल के भी थे और ये कहीं ना कहीं इसके बाउंड्री के नज़दीक था। तो इस वजह से वो चाह रहा था कि उसका हो जाए, और इस एरिया में हमेशा आर्मेनियन लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे। इस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला, तकरीबन 1-1.5 साल तक चला था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। अगर हम बात करें सेकेंड फेज की 1920, तो क्या हुआ कि जैसे ही सोवियत यूनियन बना, सोवियत यूनियन को इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि जब अज़रबैजान उसके पास नहीं होगा तो उसके देश में हमेशा ऑयल की कमी होगी और वो ऑयल के लिए दूसरे देश पे डिपेंड होगा। तो इस वजह से वो किसी भी कीमत में अज़रबैजान को अपने देश में मिलाना चाहते थे। इसलिए सोवियत यूनियन की जो रेड आर्मी थी उसने अज़रबैजान पे अटैक कर दिया। जैसे उसने अज़रबैजान पे अटैक करा, अज़रबैजान के जो रूलर थे उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन जो वहाँ के आर्मी थी, जो वहाँ के लोग थे, सिविलियन थे, वो किसी भी कीमत पे अपनी आज़ादी को नहीं खोना चाहते थे। इस वजह से उनके बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें 20,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद अगर हम बात कर ले आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख वाले रीजन पे आर्मेनिया अटैक कर रहा था अज़रबैजान पे। इसी रीजन से होते हुए रेड आर्मी येरेवान पहुंच गई। येरेवान आपको पता होगा, जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है। वहां पहुंच करके उसने पूरे आर्मेनिया को भी जीत लिया और इसके साथ ही ये युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कार्स, जो कि 13 अक्टूबर 1921 को साइन हुआ था। चूँकि 1920 आते आते युद्ध खत्म हो गया था, तो 1921 में एक ट्रीटी साइन हुई थी। अब ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुई थी? ये ट्रीटी टर्की और रशिया के बीच साइन हुई थी, लेकिन वहाँ पे उस समय जो ये आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया थे, वो रशिया के पार्ट्स हुआ करते थे। उन्होंने भी यहाँ पे कुछ रोल प्ले करा था। अब बात करते हैं इस ट्रीटी में हुआ क्या था। तो ये ट्रीटी मेनली किसके बीच में साइन हुआ था? ट्रांसकोकेशन रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। अब ये ट्रांसकोकेशन रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन क्या होता है? तो ये जो एरिया है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, इसे ट्रांसकोकेशन रिपब्लिक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे एक जॉर्जिया हो गया, तो इन तीनों कंट्री को ट्रांसकोकेशन रीजन कहा जाता है। माउंटेन रेंज है जॉर्जिया से लेकर के अज़रबैजान के बाकू तक। इस माउंटेन रेंज का नाम है कॉकेकस। और इस माउंटेन रेंज के ट्रांस में अगर हम रसिया के साइड से देखें, तो इस माउंटेन रेंज के ट्रांस में जो कंट्री है, जैसे कि आर्मेनिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, इन तीनों कंट्री और टर्की के बीच में ट्रीटी ऑफ कार्स साइन हुआ था। इस ट्रीटी ऑफ कार्स में मेनली नाक्चिवान वाला एरिया, नागोर्नो काराबाख वाला एरिया
अगर हम इस मैप में देखें तो क्लियर से देख पा रहे होंगे कि ये नाक्चिवान वाला एरिया है और ये नागोर्नो काराबाख वाला एरिया है। तो ट्रीटी ऑफ कार्स से ये नागोर्नो काराबाख वाला एरिया और ये नाक्चिवान वाला एरिया अज़रबैजान को दे दिया गया। हालांकि आर्मेनिया को भी यहाँ कुछ एरिया दिया जाता है, बट इस ट्रीटी को आर्मेनिया मानने से इनकार करता है। आज के टाइम में इस ट्रीटी को, जो ट्रीटी ऑफ कार्स थे, उसको आर्मेनिया मानने से इनकार करता है। अज़रबैजान इसे मानता है कि उसको प्रॉफिट है, उसको फ़ायदा हो रहा है, नाक्चिवान वाला एरिया मिल रहा है, कार्स वाला नाक्चिवान वाला एरिया मिल रहा है, नागोर्नो काराबाख वाला एरिया मिल रहा है, लेकिन आर्मेनिया इसको नहीं मान रहा। आर्मेनिया कह रहा है कि ये मुझ पर थोपा गया है। जब हमारा देश रशिया के अंदर में था, तब अगर उसने किसी बाउंड्री को किसी को दे दिया तो वो हमसे नहीं पूछा गया। वो इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो कहता है कि जब ये फैसला हुआ था उस समय तो भाई हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हम क्या थे? हम यूएसएसआर के पार्ट थे, तो हमारा तो वजूद ही नहीं था, फिर हम माने क्यों? ये वॉर ख़त्म हुआ और इस वॉर के बाद फिर 1922 में वॉर ख़त्म होता है और जो आर्मेनिया अज़रबैजान वाला पार्ट है वो किसका बन जाता है? यूएसएसआर का। फिर 1991 में आते आते जो यूएसएसआर है वो गिरने लगता है, यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो गिरने लगता है, वो टूट जाता है और ये 13 कंट्री में टोटल टूटता है। इसकी भी एक अपनी कहानी है, वो कभी और जानेंगे हम। इसमें जो 13 कंट्री है जो टूटते हैं उसका नाम था इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। ये 13 कंट्री थे टोटल जो यूएसएसआर से अलग होकर के बने थे। आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो येरेवान है। आर्मेनिया में रहने वाले 98% से ज़्यादा लोग आर्मेनियन मूल के हैं, क्रिश्चियन है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, आर्मेनियन मूल के लोग क्या होते हैं। जो आर्मेनिया में रह रहे हैं वो तो आर्मेनियन लोग हुए ही, लेकिन जो यहाँ पे आर्मेनियन मूल है वो क्या है? देखो, जो आर्मेनिया के आज के लोग हैं वो मानते हैं कि वो जो है नोह, हयक के ग्रैंड सन है। आपको याद होगा नूह और हयक वाली कहानी, जिसने 9 में लेकर के पूरी दुनिया को बचाई थी। इनकी एक अपनी लैंग्वेज है जिसे आर्मेनियन लैंग्वेज कहा जाता है। आर्मेनिया की जो करेंसी है वो है दराम। दराम है आर्मेनिया की करेंसी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आर्मेनिया की जो भी पॉपुलेशन है वो मोर देन 30 लाख है, यानी कि 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। आर्मेनिया कब आज़ाद हुआ था? आर्मेनिया 23 सितंबर 1991 को यूएसएसआर से अपने आप को आज़ाद घोषित करा था। कहाँ से? 1991 को 23 सितंबर 1991 को अपने आप को आज़ाद घोषित करा था। आर्मेनिया पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बिल्कुल हमारी भारत के तरह। जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास में सारे एग्जीक्यूटिव पावर होता है, उसी तरह से आर्मेनिया में भी है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन करते हैं। जिस तरह से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास उतना ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है, बट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर है और कैबिनेट होता है उसके अंदर में। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में आर्मेनिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसका नाम है वेलवेट रिवॉल्यूशन। इस वेलवेट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? एक भाई साहब थे सर्ज सार्गशियान, इनका नाम है सर्ज सार्गशियान। ये भाई साहब दो बार और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तकरीबन 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे थे, 2008 से लेकर के 2018 तक। एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2007 से 8 तक। उसके बाद दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर की चुनाव जीते थे 17 अप्रैल 2018 को। अगर इतने पावरफुल पोस्ट पे अगर एक ही इंसान बना रहेगा इतने लंबे समय तक, तो फिर दूसरे को मौका कहाँ से मिलेगा? यही सोच करके आर्मेनियन लोगों ने एक पीसफुली प्रोटेस्ट किया था अप्रैल से मई महीने में 2018 में। और ये पीसफुली मूवमेंट काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसमें बिना किसी कन्फ्लिक्ट, बिना किसी वायलेंट के पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया। यानी कि जो सर्ज सार्गशियान थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद जो अगला प्राइम मिनिस्टर बने आर्मेनिया के वो निकोल पाशिनियान बने 8 मई 2018 को, और अभी तक यही है आर्मेनिया के प्रेसिडेंट निकोल पाशिनियान। इसे वेलवेट रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है?
वेलवेट मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में जाने तो हम होता है मखमल, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा, जो एकदम से हमें थोड़ी सी भी परेशानी नहीं दे। इसी तरह से ये जो रिवॉल्यूशन था वो पूरी तरह से शांति से हुआ, बिना किसी को परेशान किए हुए। इसी वजह से इसे वेलवेट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगर हम बात करें अर्मेनिया की इकोनॉमी की, जो कि किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो अर्मेनिया की इकोनॉमी मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। ये बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है और दूसरे देशों को बेचता है, जिसके बदले में एनर्जी और रॉ मटेरियल भी दूसरे देशों से खरीदता है। अगर हम अर्मेनिया के रिश्ते की बात करें तो अर्मेनिया का जो रिश्ता है वो हमारे देश इंडिया से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम भी इसके साथ काफ़ी ट्रेड करते हैं। अर्मेनिया हमसे बहुत सारे वॉर आर्म्स खरीदते हैं। उसके बाद इसका रिश्ता रशिया के साथ भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रशिया भी इसके साथ ट्रेड करती है। उसके बाद रशिया का यहाँ पे एक आर्मी बेस भी है। अब अगर हम बात करें अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। ये अज़रबैजान का फ्लैग है। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू है। अज़रबैजान में 91% से ज़्यादा अज़रबैजानी इस्लाम लोग रहते हैं। अज़रबैजानी कहने का मतलब ये हो गया, जो आज का टर्की है, ये लोग मानते हैं इनके फोर फादर जो थे वहाँ से आए थे। ये लोग वहाँ के मूल के हैं, टर्की के मूल के रहने वाले हैं। ये लोग भी अज़रबैजानी लैंग्वेज बोलते हैं। ये अज़रबैजान की जो करेंसी है वो मानत है। जो यहाँ की पॉपुलेशन है आज के टाइम में वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये इंडिपेंडेंट हुआ था 30 अगस्त 1991 को। 30 अगस्त 1919 को ये यूएसएसआर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। अज़रबैजान में प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक है। प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जस्ट और रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होता है, और वो जनता से डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 7 साल का होता है, और वो डायरेक्ट जनता से इलेक्ट होकर के आते हैं। कहा जाता है कि अज़रबैजान में जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। इसका रीज़न क्या है, तो फ्रीडम हाउस एक एनजीओ है यूएस का, उसने एक सर्वे किया था अज़रबैजान में, और सर्वे के बाद उसने पाया कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। उसने कहा अपने सर्वे में, रिसर्च में कहा उसने कि जो अर्मेनिया में रहने वाले जर्नलिस्ट है, जो ब्लॉगर है, जो लॉयर है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ये लोग जब भी अर्मेनियन गवर्नमेंट के यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके खिलाफ कुछ लिखता है, कुछ बोलते हैं, तो इसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मिली मजलिस, और यहाँ उसके मिली मजलिस में टोटल 125 सीट है। अब हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे जब ये देश आज़ाद हुआ था 1991 में, उसके कुछ दिनों के बाद जब ये अर्मेनिया से हार गया था, तो यहाँ पे मिलिट्री ने इंसर्जेंट कर दिया था। हैदर अली को वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया 10 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद 2003 में इनका मौत हो गया। इनके मरने के बाद इल्हाम अलीयेव, जो कि हैदर अलीयेव के बेटा है, उससे 31 अक्टूबर 2003 को वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यहाँ पे हमें एक हायरार्की देखने को मिल रहा है कि पहले जो थे वो उसके फादर थे प्रेसिडेंट, और यहाँ पे अब फिर बेटा है, 10 साल तक बाप रहा, फिर भी बेटा है 17 साल से ज़्यादा। यहाँ पे एक ही पार्टी, येनी न्यू अज़रबैजान पार्टी जो है वो ज़्यादा सीट पार्लियामेंट में, सबसे ज़्यादा सीट 70 सीट है उसके पास, जो दूसरी पार्टी है उनके पास बहुत कम सीट है। अब जैसे ही अर्मेनिया और अज़रबैजान आज़ाद हुआ, अर्मेनिया और अज़रबैजान के आज़ाद होते ही फिर से एक बहुत बड़ा जंग इनका इंतज़ार कर रहा था। फिर से ये दोनों लड़ाई करना शुरू करते हैं। इस वॉर का नाम है नागोर्नो काराबाख वॉर। इस वॉर से पहले क्या होता है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। इस वॉर का नाम है नागोर्नो काराबाख वॉर। इस वॉर से पहले क्या होता है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। नागोर्नो काराबाख वॉर से पहले एक काराबाख मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट में तो काराबाख मूवमेंट होता है। काराबाख मूवमेंट में क्या होता है,
जो नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लोग थे वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें किसी भी हालत में अज़रबैजान के साथ नहीं रहना है और उसे अर्मेनिया के साथ मिला दिया जाए। और अर्मेनिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसे अज़रबैजान अर्मेनिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नागोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है वो अर्मेनिया में मिला दिया। और ये प्रोटेस्ट बहुत सारे जगह पे चल रहा था, इसीलिए इसे काराबाख मूवमेंट कहा गया है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एथनिक क्लींसिंग। ये एथनिक क्लींसिंग उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। क्या था? देखो, जहाँ पे अर्मेनियन लोग कम थे, अज़रबैजानी लोग ज़्यादा थे, उस एरिया में अज़रबैजानी लोग या तो अर्मेनियन लोगों को मार देते थे या उन्हें वहाँ से भगा देते थे। और ऐसे बहुत सारे केसेस उस टाइम में देखने को मिल रहे थे। जैसे हो गया एक सुमगेट पोग्रोम, दूसरा हो गया बाकू पोग्रोम, तो तीसरा खोजियाला मैस्कर। ये तीन हमें उस टाइम में बहुत फेमस मैस्कर हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो सबसे पहले सुमगेट पोग्रोम हुआ था। सुमगेट जो है वो अज़रबैजान का हिस्सा है, बिल्कुल कैस्पियन सी के ही पास आता है। यहाँ पे रहने वाले अर्मेनियन लोग जब प्रोटेस्ट करते थे कि नागोर्नो काराबाख वाला एरिया अर्मेनिया में मिला दिया जाए, तो इसके एवज में यहाँ पे रहने वाले जो अज़रबैजानी लोग थे उन्होंने यहाँ के अर्मेनियन को मारना शुरू किया और तकरीबन 200 लोगों को इन्होंने गलियों में उसके घर में घुस करके मार दिया। ये 1988 की घटना है। उसके बाद पोग्रोम का क्या मतलब होता है? पोग्रोम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है किसी एक ग्रुप के लोग आपस में मिल करके दूसरे रिलीजन के, दूसरे एथनिक ग्रुप के लोगों को जब ख़त्म करने पे आ जाते हैं, जब उन्हें मरने पे आ जाते हैं, तब उसे पोग्रोम कहा जाता है। दूसरा इस तरह के पोग्रोम बाकू पोग्रोम हमें देखने को मिलता है जो 1990 में हुआ था। बाकू जो कि अज़रबैजान की कैपिटल है, यहाँ पे भी अज़रबैजानी लोगों ने तकरीबन 100 अर्मेनियन लोगों को मार दिया था 1919 में। उसके बाद एक मैस्कर देखने को मिलता है, खोजैली मैस्कर। खोजैली एक जगह है जो कि नागोर्नो काराबाख में स्टेपना कार्टा एक जगह है, उसी के पास है खोजैली मैस्कर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस मैप में। ये जो रीजन है यहीं पे है कहीं पे खोजैली मैस्कर में क्या हुआ था? खोजैली जो जगह है इसे अर्मेनियन सैनिकों ने कैप्चर कर लिया था। अर्मेनियन सैनिक जब यहाँ पे इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिए थे तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी अज़रबैजानी लोग थे सबको उन्होंने मार दिया था। तकरीबन यहाँ पे 161 लोगों को अर्मेनियन सैनिकों ने मार दिया था। अब बात करते हैं उस वॉर के बारे में जो कि इन दोनों देश के आज़ाद होते ही शुरू हुआ था, नागोर्नो काराबाख वॉर, जो 1988 से 1994 तक शुरू। तो जैसे ही 1988 में सुमगेट पोग्रोम हुआ, वॉर शुरू हो गया। जो अर्मेनियन लोग थे वो अज़रबैजानी लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो अज़रबैजानी लोग थे उन्होंने अर्मेनियन लोगों को मार दिया। यानी कि जो प्रोटेस्ट पहले एक पीसफुली प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता गया टाइम के साथ साथ। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? दूसरा रीजन ये देखने को मिलता है कि जो नागोर्नो काराबाख का पार्लियामेंट था, जो नागोर्नो काराबाख के जो पार्लियामेंट थे उस टाइम के, उसने 20 फरवरी 1988 को वहाँ पे एक वोटिंग करवाया गया। नागोर्नो काराबाख के पार्लियामेंट में एक वोटिंग करवाया गया और इस वोटिंग से उन्होंने ये तय करा कि उन्हें अर्मेनिया के साथ रहना है। इस वोटिंग से उन्होंने ये तय करा कि उन्हें अर्मेनिया के साथ रहना है। नागोर्नो काराबाख जो वॉर था वो भी मेनली इसी के वजह से हुआ था। टेरिटरी जो है वो अज़रबैजान का है, रहने वाले लोग जो है वो अर्मेनियन मूल के हैं। तो ये एथनिक एंड टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट के रूप में दुनिया में जाना जाता है। आपको याद होगा जो ट्रीटी ऑफ कार्स है, ट्रीटी ऑफ कार्स से अज़रबैजान को नागोर्नो काराबाख वाला एरिया दे दिया गया। जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, उसके बाद जो सोवियत यूनियन के सुप्रीम कोर्ट था, सोवियत यूनियन के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसने फैसला में कहा कि जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया है वो अज़रबैजान को दे दिया जाए क्योंकि वो अज़रबैजान का ही हिस्सा है।
लेकिन अर्मेनियन लोग और नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लोग जो थे वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे, और इसी इनकार की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतना बड़ा था कि उस टाइम में तकरीबन 30,000 लोग मारे गए थे, और 10 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए थे। यानी कि जो अर्मेनिया में रहने वाले अज़रबैजानी लोग थे वो अज़रबैजान जाने के लिए मजबूर हो गए थे, जो अज़रबैजान में रहने वाले अर्मेनियन मूल के लोग थे वो अर्मेनिया में जाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है उस टाइम में, 10 लाख लोग। इसके बाद जो फाइनली इस वॉर का अंत होता है, लास्ट तक अर्मेनिया जो था वो 9% अज़रबैजानी एरिया को, जो अज़रबैजान का एरिया था उसे कंट्रोल कर लिया था, उसे जीत लिया था। और अज़रबैजान को ऐसा लगने लगा था कि अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो अर्मेनियन फोर्स कुछ टाइम के बाद बिश्केक तक आ जाएंगे। अज़रबैजान को ऐसा लगने लगा था कि अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो अर्मेनियन लोग जो है वो पूरे अज़रबैजान को जीत लेंगे। तो 6 साल के बाद दोनों देश तैयार हुए सीज़ फायर के लिए। रसिया ने दोनों देश को अप्रोच करा, दोनों देश तैयार हुए सीज़ फायर के लिए। दोनों देश पहुंचे बिश्केक जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे अर्मेनिया और अज़रबैजान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। वहाँ पे जाकर के उन्होंने सीज़ फायर साइन करा। यहाँ पे एक हमें OSCE मिन्स्क ग्रुप देखने को मिलता है। OSCE मिन्स्क ग्रुप को इसलिए बनाया गया था ताकि जो यूरोपियन कंट्री है उसके बीच में जो वॉर से रिलेटेड मैटर हो उसको सुलझाया जा सके, सीज फायर करवाया जा सके और ऐसी वॉर की घटना कम हो और यूरोपियन कंट्री में। इसलिए OSCE मिन्स्क ग्रुप बनाया था। उस समय इसका जो चेयरमैन था वो रशिया, US और फ्रांस था। तो फाइनली 5 मई 1994 को इन दोनों के बीच में सीज फायर साइन होता है और कुछ दिनों के बाद इसके बीच में वॉर रुक जाता है, यानी कि नागोर्नो काराबाख वॉर खत्म होता है बिश्केक प्रोटोकॉल से। इस प्रोटोकॉल के बाद जो हिस्सा अर्मेनिया के पास था, जो अर्मेनिया ने कंट्रोल कर लिया था, जितना जीत लिया था उसने, वो हिस्सा अर्मेनिया के पास रह जाता है। जितना हिस्सा अज़रबैजान के पास था वो अज़रबैजान के पास रह जाता है और उसी को LOC बना दिया जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है। अभी जो हमें एक वॉर देखने को मिल रहा है 27 सितंबर से, वो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई है। 27 सितंबर से पहले अर्मेनिया ने अपने सारे आर्मी को बुला करके कहा कि जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया है वहाँ पे हो सकता है कि अज़रबैजान कुछ हलचल करे, यानी कुछ ऑपरेशन करे। तो इस वजह से वहाँ पे सिविलियन को प्रोटेस्ट करने के लिए अर्मेनिया ने वहाँ पे और ज़्यादा आर्मी को इकट्ठा कर दिया। अब जानते हैं ये वॉर शुरू कैसे हुआ। तो ये वॉर शुरू होने का कोई खास रीज़न नहीं है, क्योंकि अज़रबैजान और अर्मेनिया जो बिश्केक का प्रोटोकॉल था उसका हमेशा उल्लंघन करते रहते हैं। हमेशा इन दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, छोटी मोटी झड़प होती रहती थी। 2016 में भी देखने को मिला, इससे पहले भी देखा। बट इस बार इन दोनों ने मूड बना लिया है कि लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले जो सीज फायर होता था वो कुछ दिनों के बाद रुक जाता था, लेकिन इस बार जो सीज फायर हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और एक बहुत बड़े वॉर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। जो अज़रबैजानी लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि अर्मेनियन ने उन पे हमला करा, जिसके रिस्पॉन्स में वो अटैक कर रहे हैं। जो अर्मेनियन लोग हैं वो कहते हैं कि अज़रबैजानी ने अटैक करा पहले, इसके रिस्पॉन्स में हम अटैक कर रहे हैं। इस वॉर में टर्की जो है वो पूरी तरह से अज़रबैजान का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो टर्की है वो इथनिकली, कल्चरल और हिस्टोरिकली तीनों तरह से अज़रबैजान के साथ जुड़ा हुआ है और इसके बीच में आज के टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। तो टर्की का फुल सपोर्ट है, वो हमेशा से मिलिट्री से और मिलिट्रली जो भी हो, आर्मी से, सैनिक वेपन से अज़रबैजान का हेल्प करने के लिए तैयार है। उसके बाद दूसरी तरफ जो रसिया है, रसिया एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रशिया जो है वो अर्मेनिया का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये कि अर्मेनिया में रसिया का एक मिलिट्री बेस है और अर्मेनिया रसिया का अच्छा एलाई भी है। इजराइल का इस वॉर में क्या रोल है, तो इजराइल जो है वो अज़रबैजान का अच्छा एलाई है, अच्छा दोस्त है।
इसराइल का जो मुस्लिम कंट्री है उसके साथ नहीं बनता है, बट अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इसराइल के साथ अच्छे पार्टनरशिप में है, अच्छा दोस्त है इसराइल का। अब तक दो बार सीज फायर करने की कोशिश की गई है, पर दोनों के दोनों सीज फायर फेल रहे हैं। अब तीसरी बार जो यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी है उसने, जो अर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने, जो अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने, जो मिन्स्क ग्रुप OSCE मिन्स्क ग्रुप था जिसे बनाया इसीलिए गया था ताकि यूरोपियन कंट्री में वॉर नहीं हो, उसके को चेयर तीनों एक साथ फिर से 29 अक्टूबर को बैठ करके और दोनों देशों के बीच में पीसफुल सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा अर्मेनियन लोग दावा करते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि 5000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस वॉर में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस भी है। इस वॉर में आर्टिलरी, ड्रोन्स, वार प्लेन, सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, मेनली ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। और इसमें टर्की का जो है वो बहुत बड़ा रोल है अज़रबैजान के साथ। कहा जाता है टर्की ने बहुत सारे वेपन्स भेजे हैं अज़रबैजान को हेल्प करने के लिए और आर्मी भेजने वाला है, पर देखते हैं आगे क्या होता है 29 अक्टूबर के बाद।